Alaikum students. Now this is a turn for the chapter number 8 of Goodbye Mr. Chips. In chapter 6 and 7 we have discussed and we have studied the impressions and impacts of Catherine Bridges' personality on Mr. Chips. इसका मतलब ये है कि हमने अभी छठा और सातवां चैप्टर जो है उसमें पढ़ा था कि किस तरह से कैथरीन ब्रिजेस जो है वो पर्सनालिटी अपनी जो है वो असरअंदाज करती है चिप्स की पर्सनालिटी के ऊपर, किस तरह से उसके अच्छे रवैये जो हैं या उसकी आदत जो है वो चिप्स की पर्सनालिटी को चेंज करती हैं। अब ये चैप्टर नंबर 8 है, इसमें सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। एंड व्हाट आर दे, इसके अंदर बेटे स्प्रिंग 1898 की बात हो रही है, जिस स्प्रिंग में उसकी बीवी और बच्चे की डेथ हो गई। और इसके साथ ही इसी चैप्टर में बेटे यंग फॉल्कनर की बात हो रही है जो कि एक स्टूडेंट था और उससे उसी दिन जो है वो छुट्टी लेने के लिए आया था। तो क्या रवैया रहा उसका उस बच्चे के साथ मिस्टर चिप्स का। और उसके बाद फिर इसने जब अपनी क्लास ली जिसके यानी 4 क्लास थी उसके साथ उसका क्या सलूक रहा। फिर उसी दिन उसको कुछ लेटर्स भी मिलते हैं, वो लेटर्स क्या हैं। और उसके बाद फिर चूँकि वो 1 अप्रैल थी इसलिए वो अप्रैल फूल भी कहलाता है वो दिन। लेकिन उसकी ज़िंदगी में इस अप्रैल फूल की क्या अहमियत है अब इस चैप्टर में देखेंगे। Let's start our chapter. Uh, and there was always in his mind that spring day in 98 when he had paced through Brookfield village as in some horrifying nightmare, half struggling to escape into an outside world where the sun still shone and where everything had happened differently. चैप्टर का स्टार्ट जो है वो ऐसे होता है कि अभी हमें बताया नहीं गया कि क्या उसके साथ वाक़या हुआ है, लेकिन बड़ा डिफरेंट सा इसका स्टाइल है स्टार्ट होने का, कि जिसमें वो कहते हैं कि देयर वाज़ ऑलवेज़ इन हिज़ माइंड। और ये हमेशा उसके दिमाग में रहता था दैट स्प्रिंग डे इन 98, 1898 की मौसम बहार का वो दिन, when he had paced through Brookfield village as in some horrifying nightmare, half struggling to escape into an outside world। जहाँ पे कहते हैं ऐसा हुआ कि जैसे ब्रुकफील्ड के गांव में कुछ बहुत ही खौफनाक किस्म का डरावने ख्वाब की तरह का कोई वाक़या हो गया, हाफ स्ट्रगलिंग जिसमें वो थोड़ी बहुत कोशिश कर रहा था टू एस्केप इनटू एन आउटसाइड वर्ल्ड, कि वहाँ से निकल के बाहर की दुनिया में आ जाए, जैसे नॉर्मल लाइफ गुजर रही है वैसे वो भी नॉर्मल हो जाए। अब where the sun still shone, जहाँ पे अभी भी सूरज चमकता था, and where everything had happened differently, जहाँ पे हर चीज़ बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में वक़ूफ़ पज़ीर हो गई थी। Young Faulkner had met him there in the lane outside the school। नौजवान फॉल्कनर उसको स्कूल से बाहर गली में मिला और वो उससे किस किस्म के सवाल करता है। कहता है प्लीज़ सर, मे आई हैव आफ्टरनून ऑफ, मेहरबानी कीजिए जनाब मुझे बताइए क्या मैं आज की दोपहर को ऑफ कर सकता हूँ, यानी मैं अपने स्कूल को दोपहर के बाद क्लासेस में ना बैठूँ। माई पीपल आर कमिंग अप, और वो रीज़न क्या बताता है कि मेरे घर से लोग आ रहे हैं। ए व्हाट्स दैट, ओह यस यस। अब इसका मतलब ये है कि अब वो ए कहता है साथ क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब उसे समझ ही नहीं उस बच्चे ने क्या कहा। फिर वो खुद ही क्वेश्चन करता है व्हाट्स दैट, क्या बोला। फिर खुद ही उसकी बात सुने बगैर आगे कहता है ओह यस यस, यानी ठीक है, यानी बिल्कुल वो केयरलेस है इस मामले में कि बच्चा उससे क्या पूछ रहा है, उसने उसे क्या बताना है। फिर आगे बच्चा कंटिन्यू करता है, कहता है कैन आई मिस चेपल टू सर, सर मैं अपनी चेपल सर्विसेज भी मिस कर सकता हूँ। बेटा जी चेपल जो होता है इट्स अ चर्च दैट इज़ सिचुएटेड ऑन अ माउंटेन और अ हिल और यू कैन से थोड़ा ऊंचा एरिया जो होता है उस एरिया पे जो चर्च वाक़या होता है उसको चेपल कहते हैं। अब ये जब उसने क्वेश्चन किया तो उसने उसको सुन लिया था, लेकिन फिर वही कहता है यस यस, यानी अगेन ही इज़ नॉट मेंटली प्रेजेंट देयर। बेटा फिर आगे क्वेश्चन करता है कैन आई गो टू द स्टेशन टू मीट देम, वो कहता है कि सर क्या मैं उनसे मिलने के लिए स्टेशन भी जा सकता हूँ। ही नियरली आंसर्ड यू कैन गो टू ब्लेजेस फॉर ऑल आई केयर। अब जैसे उसके दिमाग में ये चूँकि और किस्म की कहानी चल रही थी, वो उस कहानी के एतबार से उसका तो दिल कर रहा था कि मैं उससे ये कह दूँ यू कैन गो टू द ब्लेजेस फॉर ऑल आई केयर, जाओ जाके जहन्नुम में जलो मुझे क्या परवाह है। ब्लेजेस यहाँ पे बेटे हेल है। माई वाइफ इज़ डेड एंड माई चाइल्ड इज़ डेड, मेरी बीवी की डेथ होगी, मेरा बच्चा मर गया। एंड आई विश आई वर डेड माई सेल्फ, और मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं भी मर जाऊँ। एक्चुअली ही नोडिड एंड स्टम्बल्ड ऑन, हकीकत ये हुई कि उसने सर सिर्फ हिलाया और वो
लड़खड़ा गया। यानी सोचा उसने ये था कि वो उसको बच्चे को झाड़ दे, लेकिन हकीकत ये हुई कि उसने बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि बहुत प्यार से अपने सर को मस्बत अंदाज में हिलाया। बेटा नोड का मतलब होता है टू से समथिंग with gestures that it's yes and okay. And shake is opposite word of nod. It means to say something with gestures that no. तो यहाँ पे नोट जो है ये पॉजिटिव जेस्चर है कि उसने सर जो है वो हाँ की शक्ल में हिलाया एंड स्टम्बल डाउन, और फिर वो लड़खड़ा गया। ही डिड नॉट वांट टू टॉक टू एनी बॉडी और टू रिसीव एंड कंडोलेंसेज। ना तो वो किसी बंदे से बात करने की कोशिश में था, ना ही वो कंडोलेंसेज यानी ताज़ियत लेना चाहता था। ही वांटेड टू गेट यूज टू थिंग्स। वो चाहता था कि चीज़ों के हिसाब से हो जाए। इफ़ ही कुड बिफोर फेसिंग द काइंड वर्ड्स ऑफ अदर्स, अगर ऐसा मुमकिन हो सके इससे पहले कि लोग उसके साथ रहम के अल्फाज इस्तेमाल करें। ही टुक हिज फोर्थ फॉर्म एज यूजुअल। उसने हस्बे मामूल अपनी जो क्लास ली आफ्टर कॉल ओवर, हाजिरी लेने के बाद। सेटिंग देम ग्रामर टू लर्न बाय हार्ट, सेटिंग देम टू से देम के लर्न बाय हार्ट टू क्रैम। यानी वो कहता है कि उसने आराम से बच्चों से कह दिया चलो ग्रामर याद करो, व्हाइल ही हिमसेल्फ स्टेड एट हिज डेस्क इन अ कोल्ड कंटिन्यूइंग ट्रेंस। जबकि खुद वो डेस्क के ऊपर इस तरह से जैसे सर्द महर सा और किसी सोच में मगन। कंटिन्यूइंग ट्रेंस, ट्रेंस का मतलब यहाँ पे बेटे आता है कि जैसे किसी चीज़ में खोया हुआ होना, किसी अंदाज में, यानी इट्स अ टाइप ऑफ फीलिंग यू कैन से। तो अपनी सोचों में मगन था। सडनली समवन सेड, किसी ने अचानक कह दिया, प्लीज सर देयर आर लॉट ऑफ लेटर्स फॉर यू। अब ये अगला वो मेजर पॉइंट जो हमने कहा कि आपके लिए बहुत सारे लेटर्स आ गए। सो देयर वर, ही हैड बीन लीनिंग हिज एल्बोज ऑन देम। हाँ ये वो लेटर्स थे, अब उसने उनके ऊपर अपना एल्बो जो है वो रख दिया। दे वर ऑल एड्रेस टू हिम बाय नेम। सारे लेटर्स उसके नाम पे लिखे गए थे। ही टोर देम ओपन वन आफ्टर द अदर। उसने सब लेटर्स को एक एक करके खोला। बट ईच कंटेन्ड नथिंग बट अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर। लेकिन किसी भी लेटर में कुछ नहीं था सवाए ब्लैंक शीट ऑफ पेपर। दैट वाज अ प्लेन शीट ऑफ पेपर, कि उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा था। ही थॉट इन अ डिस्टेंट वे दैट इट वाज रादर पेक्यूलियर। उसने एक ख़ास अंदाज में सोचा कि ये एक ख़ास अंदाज है शायद कंडोलेंस का। बट ही मेड नो कमेंट, लेकिन उसने किसी किस्म का कोई कमेंट ना किया, कोई राय न दी। द इंसिडेंट गेव हार्डली एन इम्पैक्ट अपॉन हिज वास्टली ग्रेटर प्रीऑक्यूपेशंस। इस इंसिडेंट मीन हैपनिंग ने गेव हार्डली एन इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब होता है इन्फ्लुएंस या असर, अपॉन हिज वास्टली ग्रेटर प्रीऑक्यूपेशंस। प्रीऑक्यूपेशंस बेटे दिमागी मसरूफियत को कहते हैं। और उसने फिर क्या किया, इसकी बहुत कोशिश की अपनी दिमागी मसरूफियत से निकलने की। नॉट टिल डेज आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद भी दिनों तक। ही डिड ही रियलाइज दैट इट हैड बीन अ पीस ऑफ अप्रैल फूलरी। उसको तो महसूस ही ना हुआ कि ये उसके साथ अप्रैल की फूलरी की गई थी या अप्रैल का मजाक किया गया था। दे हैड डाइड ऑन द सेम डे। दे से मुराद बेटे उसकी बीवी और बेटा है। दे हैड डाइड ऑन द सेम डे, क्योंकि वो भी इसी दिन में फौत हुए थे। द मदर एंड द चाइल्ड जस्ट बॉर्न, वो माँ और वो बच्चा जो भी पैदा हुआ था ऑन अप्रैल 1 1898, 1 अप्रैल 1898 में। तो इस चैप्टर से बेटा आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बन सकते हैं। सबसे पहले ये कि उसको वो नाइट मेयर क्यों लग रहा था स्प्रिंग 98 का दिन, पहली बात। दूसरी बात, हु वॉज यंग फॉल्कनर, आपसे ये क्वेश्चन भी हो सकता है। और उसके बाद आपसे ये भी क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट टाइप ऑफ द लेटर्स ही रिसीव्ड। एंड लास्ट ऑफ द ऑल क्वेश्चंस ये भी हो सकता है कि what was the day and the date when his son and his wife died. So this is the end of your chapter beta ji. Hope you have understood it.